कि जो हमारा आज का मुख्य उद्देश्य है वो है बापूजी के स्वास्थ्य से संबंधित जो तमाम अफवाहें फैल रही हैं अलग-अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स में, उस पे विराम लगाना और क्या सच है, ये सच आप लोगों तक पहुँचाना। और जो बापूजी की मेडिकल टीम है उसके हमने 2 डॉक्टर्स को लेके आए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और एक-एक सवाल जो व्हाट्सएप पे या अलग-अलग फेसबुक पे या जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे चल रहा है उसकी हम चर्चा करेंगे, उसका जवाब लेंगे। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अशोक जी के पास चलते हैं। डॉक्टर अशोक जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, वर्तमान परिस्थिति क्या है? क्योंकि आज आप मिल के आए हैं, आपने काफ़ी देर बातचीत की बापूजी से। देखिए, जो अभी बापूजी से चर्चा हुई और जो मुझे समझ में आया कि एक तो पूज्य बापूजी को जो हार्ट वाली प्रॉब्लम है वो तो है ही है, साथ ही साथ जो अपन एक जनरल कंडीशन बोलते हैं तो वो भी काफ़ी कमजोरी बापूजी को आ गई थी। और कमजोरी के जो लक्षण हैं, ऐसा धीरे धीरे वो कम हुए हैं। और आज बापूजी थोड़ा घूमे भी थे और लगभग हमसे 20 से 25 मिनट तक बापूजी ने चर्चा भी की। तो हमारी बातों को वो ध्यान से सुना और हमसे जो भी बापूजी को क्रॉस क्वेश्चंस करने थे, चीज़ें समझनी थी, वो भी उन्होंने पूछी। तो स्थिति ऐसा अच्छा, तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल सामान्य हो 2 दिन गई, से एडमिट हैं लेकिन बापूजी सुधार की आरोग्य तरफ में। है। 2 दिन से जी। बापूजी आरोग्य में एडमिट हैं, तो कितना इम्प्रूवमेंट है जिस दिन एडमिट हुए थे और आज में? जी, वही मैं बता रहा था कि जिस दिन बापूजी आए थे तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोरी थी और चलने में और जो अपने दिनचर्या के कार्य है, उसको करने में भी काफ़ी दिक्कत उन्हें आ रही थी। लेकिन आज स्थिति में सुधार है और थोड़ा जो कमज़ोरी है वो कम हुई है। अभी ऐसा तो नहीं कह सकते कि कमज़ोरी पूरी तरह से चली गई है, पर कमज़ोरी पहले से कम हुई है और वो अब बापूजी सामान्य चर्चा भी कर पा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर अनुभव, आप भी बापू से मिले हैं। आप ये बता सकते हैं कि मुख्य कारण क्या है बापूजी को जो वीकनेस आई है? क्योंकि अब तो लास्ट टाइम गुरुजी ने आरोग्य में इलाज लिया तो स्वास्थ्य काफ़ी सकारात्मक था, काफ़ी हाँ जी, हाँ परिवर्तन जी। भी देखा गया। तो इस बार इतनी ज़्यादा कमज़ोरी का कारण क्या हो सकता है? हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले सभी जो दर्शकगण हैं उनको मेरा हरिओम। मैं डॉक्टर अनुभव कंवर, मैं बापूजी से दीक्षित हूँ और अमेरिका में एमडी मेडिसिन और डीएम इन्फेक्शियस डिजीज़ किया है और वहीं पे प्रैक्टिस करता हूँ। तो बापूजी से मैं 22 तारीख को मिला था आरोग्यम में और मुझे बापूजी में वीकनेस लगी काफ़ी और थोड़ा-सा चलने से उनमें साँस चढ़ रहा था। तो अगर हम इसके मूल कारण को देखें तो उसका मूल कारण है हृदय। जो बापूजी को हृदय रोग है, हमारा हृदय जैसे हम चलते हैं या कोई भी काम करते हैं उसको ब्लड चाहिए। जब हृदय की जो आर्टरीज हैं, नलियां हैं, जो हृदय को काम करने में ब्लड पहुंचाती हैं, जब उनमें ब्लॉकेज आ जाता है तो उसकी वजह से दर्द होता है या सांस चढ़ता है। तो बापूजी में वीकनेस का आधा या आई वुड से अधिकतर जो कारण है वो हृदय है, बट साथ ही साथ कुछ और चीजें भी हैं जैसे हीमोग्लोबिन का कम होना और हमारे शरीर में कुछ खनिज होते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, तो उनके लेवल का कम होने से भी हमारे शरीर में वो वीकनेस आ सकती है। तो इन सभी कारणों को अगर हम कंबाइन कर दें तो उसकी वजह से मेरे को लगता है बापू जी को वीकनेस है। और गर्मी गर्मी एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसका हमें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि जेल में बापूजी को एसी नहीं है, कूलर है, पर वो कूलर इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो गर्मी को शांत कर सके। तो गर्मी की वजह से भी हमारा हमारा स्वेटिंग, पसीना ज्यादा निकलता है, तो उसकी वजह से हमारे अपने बॉडी में से वाटर का लॉस होता रहता है, तो वो भी लो ब्लड प्रेशर का कारण है जिसकी वजह से कमजोरी आ सकती है। अच्छा, वीकनेस रिकवर होने का क्या उपाय है इसका? इसका वीकनेस रिकवर होने के लिए हमें जो कुछ चीजें हम शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं वो है बापूजी के खान पान में थोड़ा बदलाव, बापूजी के खान पान में नमक की मात्रा को बढ़ाना। तो उसमें हमने जो आयुर्वेदाचार्य हैं और जो बापूजी को भोजन भेजते हैं उसमें हमने एक प्रस्ताव रखा था कि बापूजी को उबले हुए मूंग जिसमें थोड़ा नमक और नींबू डालकर ये भेजा जाए, तो उससे बापूजी को प्रोटीन बढ़ेगा और साथ ही साथ थोड़ा नमक भी जाएगा। अभी बापूजी जेल में 3 टाइम भोजन ले रहे थे, उसमें एक ही टाइम बापूजी को नमक वाला भोजन जाता था, सुबह और शाम उसमें मीठा रहता था। तो वो नमक की जो मात्रा कम है उसको बढ़ाया जाए।
दूसरा, बापूजी का खून कम है तो उसके, और B12 भी कम है, तो उसमें एक प्रस्ताव रखा था कि चुकंदर और मशरूम, ये दो चीजें ऐसी हैं जो B12 को बढ़ाती हैं, और चुकंदर खून को भी बढ़ाने में मदद करती है। तो बापूजी के सामने भी मैंने ये प्रस्ताव रखा था, तो वो है। और तीसरा, जो हार्ट के विषय में मैंने प्रस्ताव और डॉक्टर ठाकुर ने रखा, वो ये कि बापूजी, जो ब्लॉकेज आपकी आ गई है, और अभी तक जितना भी ट्रीटमेंट हो रखा है, आयुर्वेदिक चाहे एलोपैथिक, उसकी वजह से वो ब्लॉकेज में कोई बदलाव नहीं आया है। और मेरा डॉक्टरी अनुमान और अनुभव यही कहता है कि वो नहीं आएगा। उसको बदलने का या ठीक करने के दो ही रास्ते हैं, या तो सर्जरी, या फिर वहां पे जहां ब्लॉकेज है वहां पे एक छोटा सा स्टेंट डालना। स्टेंट बोले तो एक छोटी सी पाइप जो कि डाली जा सकती है, और वो पाइप वहीं पे ही रहती है। तो सर्जरी बापूजी के केस में रिस्की है, क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा है और बड़ा भारी प्रोसीजर है, उसमें छाती को काटना पड़ता है और अंदर जाना पड़ता है। बापूजी 6-7-8 घंटे तक बेहोश रहते हैं, तो बहुत रिस्की प्रोसीजर है। और जो स्टेंट डालना है वो साधारण प्रोसीजर है, तो वो अगर हम कर दें तो उससे भी बापूजी की जो वीकनेस है लॉन्ग टर्म और काफी हद तक ठीक हो जाएगी। ये सुझाव है, ये सुझाव दिया गया है बापूजी को कि आ, ये भी, खैर अभी इस बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। मेरा जैसा आपने बोला था कि जैसे डॉक्टर अशोक, जो पिछली रिपोर्ट्स आई थी उनमें जैसा भी अनुभव जी ने बताया कि विटामिन B12 की और नमक की काफी कमी थी, तो उसके लिए कुछ स्टंट कुछ ऐसा किया गया है, कुछ प्रोसेस मेडिकली की, जिससे जल्दी से जल्दी उसकी डिफिशियंसी दूर हो। जी, विटामिन B12 की जो कमी थी, तो हमने विटामिन B12 के जो इंजेक्शंस आते हैं उसके द्वारा काफ़ी जल्दी कवर होता है, तो पूज्य बापूजी से उसके लिए प्रार्थना की थी, और बापूजी को विटामिन B12 के इंजेक्शंस भी अभी दिए जा रहे हैं। और नमक के लिए जो खाने में नमक की मात्रा है वो भी बढ़ाई गई है, और उसके परिणाम भी दिख रहे हैं कि जो बापूजी की एक्टिविटीज़ है वो पहले से बढ़ी है। अच्छा, ये जो डॉक्टर्स ने क्या क्या रिस्क बताए हैं अभी बापूजी को लेके? जी, देखिए, बेसिकली जो सबसे बड़ी रिस्क है, जैसा कि डॉक्टर अनुभव ने भी बताया, वो है हमारे साथ में जो कार्डियक वाली प्रॉब्लम है, जिसकी की एंजियोग्राफी जनवरी 2024 में हुई थी, और जिसमें डबल वेसल डिसीज़ बताया था, और वो डबल वेसल डिसीज़ का जो क्योर करना है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है। दूसरी जो बड़ी चुनौती है वो निश्चित रूप से जो वातावरण है, और आप जानते हैं कि जोधपुर में काफ़ी गर्मी होती है, तो उसमें जो हमें पसीना आता है, उस पसीने के द्वारा भी नमक की मात्रा का काफ़ी लॉस होता है। मतलब पानी और नमक दोनों चीज़ों की कमी होती है, तो उसकी ठीक से भरपाई करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ तापमान को जितना अनुकूल बना सके उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल है जो काफी साधक जानना चाह रहे हैं। बापूजी के हार्ट की कंडीशन क्या है, और अगर इसका जल्दी से जल्दी इलाज नहीं किया गया तो और क्या भयावह परिणाम हो सकते हैं इसके? क्योंकि हमें पता है जी कि कैसी स्थिति है हार्ट की, तो आप एक जरा उसको पूरा एक्सप्लेन करिए कि हार्ट किस जी अवस्था में है बापूजी का। जिसे जो बापूजी का हार्ट है, तो इसमें जो कंडीशन है वो अनस्टेबल अंजाइना की है, यानी बापूजी को बार बार कभी भी दर्द उठ जाता है, सामान्य भाषा में कहे तो। और एंजियोग्राफी में क्लियर कट बताया था कि टाइट स्टेनोसिस है। टाइट स्टेनोसिस यानी कि जो हार्ट की नसें हैं, तो उसमें दो मुख्य नसें एलएडी और जो सरकमफ्लेक्स आर्टरी है, दोनों में टाइट स्टेनोसिस है, जिसकी वजह से बार बार दर्द होता है। और निश्चित रूप से जो हमारे मॉडर्न मेडिकल साइंस या एलोपैथिक साइंस है, तो उसके हिसाब से इसमें जो एंजियोप्लास्टी का ऑप्शन है उसको यूज़ करना चाहिए। और डॉक्टर अनुभव और हम दोनों की जो चर्चा हुई, तो हमने पूज्य बापूजी से इस बारे में स्पष्ट प्रार्थना की कि बापूजी, इसका जो मॉडर्न जितना भी अभी अवेलेबल नॉलेज है मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथी का, तो उसके हिसाब से एंजियोप्लास्टी एक अच्छा ऑप्शन है जिसको किया जा सकता है और जिससे ये बात हल हो सकती है। बापूजी ने हमारी बात को ध्यान से सुना और उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। डॉक्टर मनीष, स्वागत है आपका। जी जी, हरिओम हरिओम। कब तक ट्रीटमेंट चलेगा बापूजी का, और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं अभी इस ट्रीटमेंट में? देखिए, बापूजी वैसे आरोग्यमय में यहाँ पर जब से हैं, तो बापू के स्वास्थ्य में दिन ब दिन एक इम्प्रूवमेंट देखा गया है।
तो अगर हम बापू से प्रार्थना यही करेंगे कि बापू जितना हो सके समय आप हॉस्पिटल में यहाँ पर आरोग्यम में आप बिताएं, क्योंकि जेल में वापस कंडीशन वहाँ पर मेडिसिन का लेना, बापू किस उसको कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग मॉनिटर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर हम मॉनिटरिंग अच्छे से देख पा रहे हैं, ये हमारे लिए एक अच्छा लाभप्रद वो है समय। कि यहाँ पे तो मॉनिटरिंग हो जा रही, पता चल जा रहा है कि किस जी तरह से कब दवाई और क्या है। जेल में वो नहीं हो सकता, ये बात सही है। इसमें जितनी जानकारी मुझे है, एलोपैथी की कुछ दवाइयाँ चल रही हैं और बापूजी को वो दी जाती हैं। बाकी एग्जैक्टली कितना ले रहे हैं 1% वो मेरे पास जानकारी नहीं है। पर मेरी डॉक्टर भोला से जो बात हुई थी उसमें जो दवाइयाँ एम्स ने दी हैं उसमें से अधिकांश दवाइयाँ बापूजी को दी जाती हैं, बापूजी लेते भी हैं। और आयुर्वेद में भी जो मुझे जानकारी है उसमें हृदय सुधा और उसके साथ बापूजी को अदरक का रस, लहसुन का रस, आंवले का रस, अंजीर, इस तरह की चीजें दी जा रही हैं आयुर्वेदाचार्यों के द्वारा। तो इम्प्रूवमेंट के मामले में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो स्टेनोसिस है, जो बापूजी की नसों में, जो एलईडी, जो मेन हमारी आर्टरी, हमारे जिसे नस बोलते हैं, जो लेफ्ट साइड को ब्लड सप्लाई करती है हार्ट के, और लेफ्ट साइड जो है हमारे हार्ट का जो एरिया है वो पूरे शरीर को ब्लड सप्लाई करता है। तो अगर लेफ्ट साइड को ब्लड सही नहीं जाएगा तो हमें सांस चढ़ना, छाती में दर्द होना, वीकनेस आना, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। तो वो जब तक हम उसको सही नहीं करेंगे तब तक पूरा इंप्रूवमेंट नहीं होगा। बाकी जो दवाइयां दी जा रही हैं वो एक तरह से बैंडेड का काम कर रही हैं, पर अल्टीमेट जो ट्रीटमेंट है वो स्टेंट डालने से ही होगा। अच्छा ये बताइए, जो लो बीपी वाली प्रॉब्लम थी बापूजी की, वो कितने रिजॉल्व हुई है? आई थिंक वो इम्प्रूव हो गई है बापूजी को। इसमें दो तरह की चीजें हो रही हैं। एक लो बीपी है कि जब बापूजी बैठकर खड़े होते हैं तब बापूजी का तुरंत ब्लड प्रेशर नीचे आ जाता है, तो वो एक तरह की प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर का लो रहना, चाहे वो किसी भी पोस्चर में हो, चाहे खड़े हो चाहे बैठे हो। तो पहले जो ब्लड प्रेशर लो था उसका मुझे कारण लग रहा है कि बापूजी को थोड़ी डिहाइड्रेशन थी, और उसका हमने जैसे अभी जिक्र किया कि बापूजी जेल में थे, गर्मी थी और पसीना निकलता है, आपका पानी और नमक का लॉस होता है, और हो सकता है बापूजी की जो पानी की इनटेक है वो कम रही होगी, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर लो रहा होगा। वो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया था, पर अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि जब बापूजी लेटरिन के लिए जाते थे तो जब वो एकदम खड़े होते थे तो उस समय उनका ब्लड प्रेशर नीचे चला जाता था। तो वो काफी कॉमन रहता है इस एज ग्रुप में। होता क्या है कि जब हम खड़े होते हैं तो हमारा सारा ब्लड पाँव की तरफ चला जाता है और हमारे हार्ट को तुरंत एकदम काम करना पड़ता है कि हमारे दिमाग को वो ब्लड पंप कर दे, ताकि हमारे दिमाग को भी ब्लड सही से जाए। अगर वो नहीं जाए तो चक्कर सा आने लगता है। तो उसमें यही है कि आप धीरे धीरे खड़े होइए। तो वो चीजें मैंने भी डॉक्टरों की टीम के साथ, ये ग्रुप के साथ और आश्रम के जो संचालक हैं उनके सबके साथ शेयर की थी। तो आशा करता हूं कि आने वाले समय में जो बैठकर खड़े होने से ब्लड प्रेशर कम हो रहा है वो दिक्कत भी कम हो जाएगी। जी, एक सवाल आ रहा है बार बार, मैं इसका जवाब दे देता हूँ कि बापूजी को स्टेंट डालने कहा गया है पर बापूजी आयुर्वेद इलाज चाहते हैं, तो मैं इसका जवाब देता हूँ। देखिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि स्टेंट ही डलवाना चाहिए। पूज्य बापूजी के सामने माधव बाग का इलाज लेना है या आयुर्वेद का इलाज लेना है या स्टेंट डलवाना है, ये जो भी है ये बापूजी के सामने। अभी आपने सुना होगा कि दोनों डॉक्टरों ने और भी टीम ने प्रार्थना रखी है कि माधव बाग भी चल के इलाज करा सकते हैं, स्टेंट भी डलवा सकते हैं। ये जो भी आदेश होगा बापूजी का वही इलाज होगा, सिर्फ प्रार्थना रखी गई है। और डॉक्टर यही बता रहे हैं, हम इसीलिए डॉक्टरों को लेके आए हैं कि क्या क्या आगे स्टेप हो सकते हैं इलाज के। तो वही डॉक्टर बता रहे हैं कि किसी ने माधोबा की ये प्रार्थना रखी है, किसी ने स्टेंट की प्रार्थना रखी, स्टेंट डाल दिया जाए। तो प्रार्थना रखी गई बापूजी के सामने। ये बिल्कुल नहीं कहा जा रहा है कि स्टेंट डलवाने जा रहे हैं, नहीं। जो बेस्ट पॉसिबल इस समय ट्रीटमेंट है बापूजी को वो देने का विचार हो रहा है। तो उसमें माधव बाग की भी प्रार्थना की गई बापूजी से कि वहां भी चल सकते हैं, उसकी कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकते हैं और स्टेंट भी डलवा सकते हैं। तो शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, जी बिल्कुल। इधर उधर की बातें मत कीजिएगा। बेसिकली बापूजी के पास में दो तरह की प्रार्थना गई है। एक प्रार्थना जो गई है वो माधव बाग के संबंध में गई है,
जो हमारे आयुर्वेदाचार्य की ओर से गई है। और आप सभी जानते हैं कि हम लोग एलोपैथिक साइंस वाले हैं, तो हमारे जो सिद्धांत है उसके हिसाब से क्या होना चाहिए, उस संबंध में हमने एक प्रार्थना रखी है। और बापूजी ने दोनों प्रार्थनाएं सुनी हैं और उन्होंने कहा है कि हम सोच के निर्णय लेंगे। तो निश्चित रूप से जो निर्णय है वो तो हमेशा बापूजी के द्वारा ही लिया जाएगा। हम सभी साधक हैं और हम अब गुरुदेव से प्रार्थना कर सकते हैं, वही हमारा कर्तव्य है और वो हमें करना चाहिए। हरिओम। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर अशोक, हीमोग्लोबिन का क्या है? बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, 7.9, 8.6, 11.9, रोज नई एक रिजल्ट आता है। क्या उसकी सिचुएशन क्या है? अभी भी फ्लक्चुएट हो रहा है या स्थिर है ब्लड, या कुछ इस तरह का रक्त स्राव हो रहा है, अल्सर है, क्या है? कुछ समस्याएं क्या है ऐसी? ब्लड का ये फ्लक्चुएशन क्यों है? जी, हीमोग्लोबिन की जो रिपोर्ट है तो वो निश्चित रूप से पहले एक 8.7 आई थी एम्स में जब हुई थी, एक ब्लड चढ़ाने के बाद में वो 9.8 हुई थी, और जो अभी लास्ट वाली है वो 11.9 थी। मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से? साथ ही आज जो हमने स्टूल का जांच कराई थी, स्टूल में ब्लड की, तो वो स्टूल में ब्लड वाली जांच भी नेगेटिव आई है। एक सीरम फेरेटिन की जांच होती है जिससे ये पता चलता है कि खून में आयरन की मात्रा कैसी है, तो सीरम फेरेटिन की जांच भी नॉर्मल आई है। तो हम तो जो जो खून लोग, की डॉक्टर कमी। साहब, आप जो टर्म्स बोल रहे हैं कि आम साधकों को शायद समझ ना आए, स्टूल वाला को जरा आम शब्दों में समझा दे कि उसका निगेटिव अच्छा टेस्ट अच्छा। आने का मतलब क्या होता है। जी जी। जो एक्चुअल में हमें ये शंका थी कि बापूजी की जो खून की कमी है, तो इसमें कहीं लेट्रिन में ब्लड तो नहीं जा रहा है। तो इसमें वैसे 3 दिन तक कंटिन्यूस ब्लड लेना पड़ता है, लेट्रिन का सैंपल लेना होता है और उसमें चेक करते हैं कि ब्लड तो नहीं जा रहा है। तो अभी पहली जो जांच है उसकी रिपोर्ट हमारे पास आई है और उसमें स्टूल में जो ब्लड है वो नहीं जा रहा है, वो नेगेटिव आई है, पहली जांच जो मैं बता रहा हूँ। साथ ही साथ जो खून की कमी के लिए अन्य जांचें करते हैं, तो उसमें एक तो विटामिन B12 का लेवल देखते हैं और एक आयरन का लेवल देखते हैं। तो आयरन के लेवल के लिए कई सारे टेस्ट होते हैं जिसमें से सीरम फेरेटिन जो है उसकी रिपोर्ट आई है और वो नॉर्मल आई है। बाकी जो आयरन के अन्य टेस्ट हैं अभी उनकी कुछ रिपोर्ट्स ड्यू है। विटामिन B12 की रिपोर्ट आप जानते ही हैं कि जो पहले आई थी और जिसमें कमी आई थी, और विटामिन B12 का सप्लीमेंट शुरू कर दिया है। तो अगर कुल मिला के एक सार बात कहूँ तो हीमोग्लोबिन की स्थिति पहले से बेहतर हुई है और लेट्रिन में ब्लड अभी नहीं जा रहा है, ऐसा आया है अभी मतलब तक की कि जांचों में। ब्लीडिंग बाबू को नहीं हो रही है, अल्सर की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है वर्तमान में अभी जो टेस्ट का इतने रिजल्ट इतने आया है। कंक्लूजन्स एकदम से हम नहीं निकाल सकते हैं। अभी और भी आगे की जो जांच है और आगे के उससे क्लियर होगा, पर प्राथमिक तौर पे अभी स्टूल में ब्लड पहली जांच में नहीं मिला है। हाँ, मतलब ब्लीडिंग नहीं हो रही, जो फर्स्ट प्राइमा फेसाई जो है उसमें नहीं आया जी है। जी। उसमें एक और चीज ऐड करूंगा कि बापूजी पिछले 2-3 महीने से दवाइयां ले रहे हैं, एलोपैथिक और आयुर्वेदिक। तो बापूजी का हीमोग्लोबिन 8 जून तक 10 पॉइंट कुछ था। तो वो हमें बताता है कि ब्लीडिंग होने के चांस बहुत कम है, क्योंकि जब बापूजी को ब्लीडिंग हो रही थी बापूजी का हीमोग्लोबिन काफी नीचे चला गया था। तो जनरली ये मेरा अनुमान है कि बापूजी को जो छोटी आंत में जो पहले रक्तस्राव हुआ था वो जख्म लाइकली भर गए हैं, पर हमें इसको कंफर्म करना पड़ेगा एक कैप्सूल एंडोस्कोपी नामक टेस्ट से जो पहले भी किया था। पहले और किया था अभी जी। आज और 8 जून को आयरन के लेवल हुए थे, तो उन्होंने आयरन, ट्रांसफरिन, फेरिटिन ये किए थे, वो सब नॉर्मल आए थे। तो सिर्फ B12 का ही आया था। तो वो B12 का जैसे डॉक्टर ठाकुर ने बताया, तो वो अभी रिप्लेस कर रहे हैं। तो उस बारे में मुझे भी बहुत संतोष है कि बापूजी का हीमोग्लोबिन इसी दिशा में और आगे बढ़ता रहे। अच्छा, एक सवाल फिर जब अब उस पे आते हैं जिस पे बार बार ये लोग सवाल कर रहे हैं। एम्स, सुनने में ये आया था कि एम्स ने बोला था कि दिल्ली एम्स जाकर स्टेंट डलवानी चाहिए, बाईपास या बाईपास। तो जो आप लोगों ने प्रार्थना रखी है स्टंट वाली या जो भी, इस पे बापूजी का क्या रिस्पांस है और ये कितना ठीक रहेगा, ये जानना चाह रहे हैं इस तो उम्र में। तो इस विषय में मैंने पहले भी थोड़ा सा इस बारे में बताया कि जब मैं बाबूजी से मिला तो मैंने एक कागज के ऊपर हमारा हार्ट, जो हमारे दिल की जो सर्कुलेशन है कि लेफ्ट हिस्से को कहाँ से ब्लड जाता है, राइट को कहाँ से जाता है, उसको मैंने अच्छे से बनाया और कहाँ कहाँ पे ब्लॉकेज है वो दिखाया। और गुरुदेव के सामने ये रखा कि बापूजी ये एलईडी है, मतलब लेफ्ट साइड की ये मेन
आर्टरी है या नस है, यहाँ ब्लॉकेज है, और ये सरकमफ्लेक्स एक और आर्टरी नस होती है, वहां पे 70%, एलएडी में 95%, और एक और ब्रांच एलईडी की होती है डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल, उसमें 99% स्टेनोसिस है, मतलब वो ब्लॉकेज है। तो मैंने गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना रखी कि बापूजी वैसे तो 3 स्टेंट डलने चाहिए, पर आप केवल एक स्टेंट डलवा लें, जो कि एलईडी में जब डल जाए तो उसकी वजह से बाकी हृदय में जो भी ब्लड फ्लो अभी नहीं जा रहा है, और जिस कारण से आपको छाती में दर्द हो रही है, और जिस कारण से पहले आप बापूजी कितना लगभग 1-2 किलोमीटर जेल में चल लेते थे, पर वो अब वॉकिंग डिस्टेंस कुछ मीटर ही रह गया है। जैसे ही बापूजी कुछ मीटर चलते हैं, बापूजी को सांस चढ़ने लगता है। तो मैंने गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना रखी कि स्टेंट डालने से वो डिस्टेंस जो बापूजी चल पाते हैं वो भी बढ़ जाएगा, आपकी छाती की दर्द भी कम हो जाएगी, और आने वाले समय में भयंकर हार्ट अटैक का रिस्क भी कम हो जाएगा। तो बापूजी ने वो पर्चा अपने पास रख लिया, और बापूजी के सामने मैंने ये भी बात रखी, क्योंकि स्टेंट के विषय में एक सबसे बड़ा रिस्क या डिस्कशन में ये आता है कि ब्लीडिंग, क्योंकि जब आप स्टेंट डालते हैं तो आपको ब्लड थिनर देना पड़ता है, और ब्लड थिनर की वजह से ब्लीडिंग का रिस्क रहता है। तो मैंने बापूजी के सामने 3 नए स्टेंट जो अभी भारत में अवेलेबल है, उनका क्या कॉस्ट है, उनका कितना साइज है, वो सब मैंने गुरुजी के सामने रखा। तो बापूजी ने उस बात को बहुत ध्यान से सुना, और मैंने उनके सामने रखा कि बापूजी इन नए स्टेंटों से केवल 1 महीना, केवल मिनिमम 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने आपको डबल एंटीप्लेटलेट थेरेपी, जिसे कि 2 ब्लड थिनर लेने पड़ेंगे, उसके बाद सिर्फ आप 1 ब्लड थिनर पे रहेंगे। ये भी बता देना चाहता हूं दर्शकों को कि बापूजी अभी 1 ब्लड थिनर ले ही रहे हैं, तो सिर्फ हमें 1 से 3 महीने एक और ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद बापूजी फिर से 1 ब्लड थिनर पे आ जाएंगे। तो वो मैंने गुरुजी के सामने रखा। बाकी उनकी मौज है, जैसा वो उचित समझें, पर बापूजी ने उसको बहुत ध्यान से सुना, और डॉक्टर अशोक जी भी उसमें ऐड कर देंगे कि फिर बापूजी ने और क्या कहा जी आज। डॉक्टर अशोक, इस बारे में थोड़ा आप भी विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल। तो जैसा डॉक्टर अनुभव जी ने बताया है, तो इस संबंध में हमने जब बापूजी की एंजियोग्राफी रिपोर्ट आई थी, तो उस रिपोर्ट के आधार पे भारत के कई ख्यातिमान चिकित्सकों से डिस्कस किया था, और उसमें जो एम्स की राय थी उससे कई भिन्न राय भी हमें मिली थी, और उन्होंने कहा था कि भले ही कैल्शियम का स्कोर ज़्यादा है, लेकिन कई मॉडर्न टेक्निक्स है जिसके द्वारा एक तो रोटा एब्लेशन है, एक इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्सी है, जिसके द्वारा बापूजी के केस में एंजियोप्लास्टी की जा सकती है। और साथ ही जो डॉक्टर अनुभव ने बताया कि उसमें कई ऐसे नए स्टेंट आ गए हैं जिसमें कि खून पतला करने की जो डबल या 2 दवाइयाँ देना पड़ती है, तो वो कम टाइम पे देके और हमारा काम चल सकता है और हमारी समस्या हल हो सकती है। तो निश्चित रूप से इसका एक हल मॉडर्न मेडिसिन या एलोपैथिक साइंस में उपलब्ध है। इसीलिए हम लोगों ने करबद्ध प्रार्थना की कि बापूजी इसका हल उपलब्ध है, और बापूजी ने बोला कि हम इस पे विचार करके निर्णय लेंगे आगे। हाँ, और अंतिम निर्णय मैं तो मुझसे बापू जी उन्होंने ये का भी ही पूछा होगा। कि हाँ, आपने से जो एम्स का पूछा था, तो उन्होंने मुझसे चर्चा में ये भी पूछा था कि इसको अपन क्या प्राइवेट में कर सकते हैं। तो मैंने उनसे बताया कि जिस तरह से हम कोर्ट में माधव बाग के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो वैसे लीगल एक एप्लीकेशन देखिए कर सकते हैं। तो उन्होंने उस बात को भी समझा और उसके भी बारे में आगे और वर्कअप करने के लिए कहा है। जी, बहुत बहुत इसमें एक और धन्यवाद। हाँ मैं जी एक जी बात जी ऐड जी करना चाहूंगा धर्मेंद्र भाई, जी एक बात और, जी कि ये जो हमने निष्कर्ष निकाला है स्टेंटों के बारे में, ये हमने बहुत से मूर्धन्य जो डॉक्टर हैं इंडिया में भी, और मैंने अमेरिका में भी यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना और यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग में जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उनको बापूजी का क्लिप दिखाकर यही निष्कर्ष निकाला है कि ये जो स्टेंट डालना समझदारी रहेगी, और इससे बापूजी के जो सिम्टम्स हैं अभी छाती के दर्द के और सांस चढ़ने के और आने वाला जो हार्ट अटैक का रिस्क है, उसको बहुत हद तक ये कम कर देगा। जी। डॉक्टर अशोक, एक सवाल है आपसे मेरा, हृदय की स्थिति अभी कैसी है? मैं फिर से पूछ रहा हूँ क्योंकि पिछली बार लंबे समय से दर्द हुआ है। लोग कह रहे हैं कि वो गैस का दर्द है, हार्ट अटैक का है, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन है। जी, देखिए ये जो बार-बार दर्द हो रहा है, तो इसमें संभावना ये लग रही है कि हार्ट का ही दर्द ये लग रहा है, पहली चीज़।
जो दूसरी बात है कि जब तक कि इस प्रॉब्लम का पूरा हल नहीं किया जा सकता है, तो तब तक हृदय में हृदयाघात या जो हार्ट, ये बार बार हार्ट पेन हो रहा है, एंजाइनल पेन है, इसकी रिस्क रहती है। इसीलिए जो एंजियोप्लास्टी एक ऑप्शन है जिसके द्वारा इसको किया जा सकता है। तो जब तक ये प्रोसीजर नहीं किया जा सकती है, जब तक हम हृदय की स्थिति को ठीक तो बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। यह है कि बीच बीच में पेन फ्री एपिसोड्स हो जाते हैं। जब बापूजी अच्छे से सारी दवाइयाँ लेते हैं तो कुछ समय के लिए पेन फ्री हो जाते हैं, पर वो वापस से दर्द आ जाता है। क्योंकि हमें ये समझना है सिंपल भाषा में कि बापूजी की जो दो मुख्य नसें हैं वो सिकुड़ी हुई है, और वो सिकुड़ी हुई नसों को खोलने के लिए एलोपैथी में जो ऑप्शन है वो निश्चित रूप से दो ही ऑप्शन है, एक एंजियोप्लास्टी और एक बाईपास। और बापूजी के केस में जिस तरह से डॉक्टर अनुभव ने भी बताया और हमने भी भारत में कई मूर्धन्य चिकित्सकों से सलाह किया, और उनका कहना है कि एंजियोप्लास्टी एक फिजिबल ऑप्शन है, जिसमें कि नॉन मतलब मिनिमल इन्वेजिव ऑप्शन है, और जिसके द्वारा इस समस्या को हल किया जा सकता है। अच्छा, एक मेरा सवाल है कि अभी एक सारे साथियों के बीच में चर्चा चल रही थी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कि सारे डॉक्टर्स के पैनल ने बापूजी को एक प्रार्थना पत्र लिखा था। तो क्या था उस प्रार्थना पत्र में? अगर कुछ शेयर करने जैसा हो साथियों के साथ तो आप शेयर कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यही सारी बातें हमारी प्रार्थना पत्र में भी थी, और यही बात हमारी चर्चा में भी थी कि हमने बापूजी की जो रिपोर्ट है वहीं से हमने बात शुरू की, और उस रिपोर्ट के आधार पे हमारी और अन्य जो चिकित्सकों के साथ डिस्कशन में जो हमारी राय निकली, और उसके हिसाब से क्या उपचार होना चाहिए, यही उस प्रार्थना पत्र में मूल बात थी। उसके अलावा जो डाइट भी अच्छे से लें, इस बारे में भी हमारा उसमें था। तो कुल मिलाकर जो हम इस चर्चा में कर रहे हैं, यही प्रार्थना पत्र का मूल कंटेंट था। अच्छा डॉक्टर अनुभव, आप आरोग्यम भी गए थे। कुछ सुनने में आ रहा है कि रिपोर्ट छुपाई जा रही, ये क्या सही है? नहीं, इस विषय में मैं अधिक यही मतलब मुझे बापूजी से मिलने से पहले मेरे पास सभी रिपोर्ट्स थी, तो उस विषय और वो अच्छा था क्योंकि उस बेसिस पे मैं बापूजी के आगे बहुत सारी बातें सुझाव रख सका। तो ऐसा तो नहीं मतलब है कि वो रिपोर्ट नहीं छुपाई छुपाई जा जा रही है। आई रही। थिंक रिपोर्ट्स आती हैं, ये है कि कभी समय पर मिल जाती हैं, कभी थोड़ा विलंब से मिलती हैं, पर कुछ ना किसी माध्यम से वो जो डिस्कशन है वो होता रहता है। तो इस विषय में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, पर वो हम आपस में बात करते रहते हैं। डॉक्टर ठाकुर साहब, आपको लगता है रिपोर्ट छुपा रहे हैं हम, या कुछ साथियों से रिपोर्ट मिल छुपा रहे हैं? जाती है, जो डॉक्टर अनुभव जी बोल रहे हैं कि उसमें भी हमने प्रार्थना की है कि वो टाइमली मिल जाए, और पैनल जो है, पैनल को जो भी उपचार होता है तो उस पैनल को उसमें शामिल किया जाए, ऐसी भी हमने प्रार्थना की है। अच्छा डॉक्टर साहब, आरोग्यम से डिस्चार्ज कब लेंगे? बड़ी अफवाहें उड़ रही हैं इस पे। जी देखिए, जो यहाँ पर आके मुझे जानकारी मिली कि अभी वर्तमान में 3 दिन की गांठ कटी थी, और आज हमने भी प्रार्थना की, और भी कई लोगों की प्रार्थना पूज्य गुरुदेव के पास में पहुंची, और हम सब ने यही कहा कि अभी जो ये आरोग्यम में हमें फायदा मिल रहा है, तो पूज्य गुरुदेव को कुछ और समय आरोग्यम में रुकना चाहिए, ऐसी हमारी प्रार्थना थी। गुरुदेव ने हमारी प्रार्थना सुनी, और उनने बोला कि मैं सोच समझ के निर्णय लूंगा। तो आप जानते हैं कि अंतिम निर्णय जो है वो हमेशा बापूजी का ही होता है। हम साधक होने के नाते हम प्रार्थना कर रहे हैं, और हमारा गुरुदेव से लगातार अनुनय है कि कुछ और समय आरोग्य में बिताएं। हाँ, यही मैंने ये सवाल इसलिए आपसे पूछा क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में बहुत से एक्स आश्रमवासी जो पहले थे अब भाग गए या बाहर हैं, वो इस तरह की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि आश्रम वाले, लीगल वाले आरोग्य में रुकना नहीं देना चाहते हैं, आज ही लेके जा रहे हैं, आज ही डिस्चार्ज करवा रहे हैं। इसलिए मैंने आपसे एग्जैक्ट सिचुएशन पूछी। आपने एग्जैक्ट बता भी दिया कि 3 दिन की गांठ कटी थी। आगे के लिए पूज्य बाबू से प्रार्थना है, अगर बाबूजी अलाउ करेंगे, रहना चाहेंगे तो ही रहेंगे, अदरवाइज को रोक नहीं सकता है जाने से या रोकने से। ठीक है, एक अनुभव जी आपसे मेरा सवाल है, गुरुदेव से आज आपकी बहुत देर तक बातचीत हुई है, जो सब मुझे पता चला है। कुछ खास बात हुई है आपसे दर्द को लेके, हृदय के उपचार को लेके? हर जो भी आपसे बातचीत की, जो भी प्रतिक्रिया आपकी थी, जरा खुल के बताइएगा, क्योंकि ये आखिरी सवाल है जिससे दर्शक अच्छे से बापू जी की जो कंडीशन उसका भी जानकारी ले सकेंगे। एकदम खुले मन से जो आपकी सीधी बातचीत हुई है बापू जी से। देखिए, जो मेरा पहला इंप्रेशन था जब मैंने गुरुदेव को देखा, वो तो फिर एक भव्य दर्शन था।
जब मैंने बापूजी को आते देखा। पर ये एक है कि बापूजी की स्मरण शक्ति बहुत तेज है। मुझे बापूजी ने वही बात बोली जो मुझे पिछले वर्ष जब मैं बापूजी से मिला था, तो मुझे वही बात बोली थी, वही आज बात बोल दी। तो बापूजी का जो ब्रेन के लेवल का जो फंक्शन है वो बढ़िया है, ठीक है। और जब फिर बापूजी आए, मैं उनसे मिला, तो मैंने ये देखा कि बापूजी को थोड़ा सांस चढ़ रहा था और वो थोड़ा ही कदम चले थे। तो मैंने अंदाजा लगाया कि वही जो हार्ट की दिक्कत है उसी के कारण ये हो रहा है। फिर बापूजी के मैंने वो बातें रखी कि उनके चरणों में ये प्रार्थना है कि बाबूजी आप एलोपैथिक उपचार ले रहे हैं, आयुर्वेदिक भी ले रहे हैं, तो ये स्टेंट वाली जो ऑप्शन है, इससे जो आपकी हृदय की तकलीफ है इसको काफी हद तक, मतलब 90-95% इसका उपचार हो जाएगा। तो वो मैंने ड्रॉ करके उसका बनाकर डायग्राम गुरुदेव के चरणों में रखा, तो बापूजी ने उसको रख लिया। फिर बापूजी के चरणों में मैंने यही प्रार्थना की कि आप आरोग्यम में और कुछ हफ्ते समय निकालिए, और वहां पे जब हैं तो आपके डाइट का, आपके इधर एसी और जो वातावरण है उसका लाभ मिलेगा। और साथ ही साथ खाने में थोड़ा चुकंदर और मशरूम, इन तरह की चीज़ों का उपयोग बढ़ाने से B12 बढ़ाने में मदद मिलेगी। और बाकी यही बात हुई मेरी उनसे। जी डॉक्टर अशोक, आपके साथ मनीष जी भी हैं। एक सवाल मनीष जी पे करते हैं आज। डॉक्टर मनीष जी, कैसा लगा आज आपको बापूजी से मिलके? क्योंकि बहुत सारी अफवाहें उड़ रही थी तरह तरह की, आप मिले, कैसा लगा मिलके बापूजी को? अपना अनुभव बताइए एक। जी बिल्कुल। जब हम यहाँ नहीं आए थे, जब बापू आरोग्यम में पहली बार यहाँ पर आए थे, तो हम लोगों ने वीडियो में बापू के दर्शन किए थे। तब मुझे ऐसा लगा कि बापू के चेहरे पे काफ़ी सूजन है, वो चलने में भी जो तकलीफ, सांस की जो उनकी समझ में आ रही थी, वो दिख रही थी प्रत्यक्ष वीडियो में। लेकिन जब हम, चूँकि आज यहाँ पर 3 दिन हो गए हैं बापू जी को, कल तीसरा दिन पूरा हो जाएगा, तो इस दौरान मुझे इम्प्रूवमेंट तो लगा बापू के स्वास्थ्य में। तो इससे ये चीज़ तो सिद्ध होती है कि बापू अगर आरोग्यम में रुकते हैं, हम प्रार्थना अगर बापू से यही करें कि बापू आप ज़्यादा समय यहाँ पर आरोग्यम में बिताएं, जब तक कि इस समस्या का समाधान नहीं निकल जाता। बापू यदि स्टेंट के लिए हमारी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं, तब तक के लिए बापू का आरोग्य में रुकना बहुत ज़रूरी है। ये हम उनसे प्रार्थना करें और सभी लोग प्रार्थना करें, ताकि जब तक वो स्टेबिलिटी की ओर या उनके स्टेंट के लिए नहीं स्वीकार कर लेते, तब तक वो स्वस्थ रहे और इम्प्रूव करें। अच्छा डॉक्टर अशोक, ये एक कमेंट है, जरा इसका मतलब समझाइएगा क्या है? क्या कहना चाह रहे हैं ये? पेशेंट को ग्राफ रिपोर्ट में LVEF कितने %? क्या डॉक्टर अच्छा साहब जी, बता सकें? ये मैं मतलब थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है कि हार्ट की पंपिंग का परसेंटेज पूछ रहे हैं। तो जो आखिरी बापूजी की रिपोर्ट थी, उसमें जो पंपिंग का परसेंट था वो 60% था, यानी वो सामान्य था। इससे पहले ही पुरानी रिपोर्ट में वो 45% था, और बाद में वो इम्प्रूव करके और 60% तक आखिरी रिपोर्ट में आया है। तो पंपिंग एक तरह से बापूजी की अच्छी है। अनुभव, डॉक्टर अनुभव, एक और ये बहन का, दीप्ति बहन का है, गुरुदेव के ब्लड प्रेशर के बारे में कुछ बताइए। इसमें जब बापूजी अभी एम्स गए थे तो बापूजी का ब्लड प्रेशर बीच में लो हो गया था। 80 सिस्टोलिक जो ऊपर वाला होता है वो 80 तक आ गया था। पर जो मोस्ट रिसेंट ब्लड प्रेशर है वो बापूजी का 125 के आसपास था। तो उसमें इम्प्रूवमेंट आ गई। और मेरा ये अनुमान है कि जैसे बापूजी आरोग्य में रहते हैं, अपना पानी का, नमक का उसकी मात्रा सही लेते हैं, तो ये ब्लड प्रेशर सही रहेगा। ये रविंद्र जी, बापूजी हृदय सुधा ले रहे हैं। आपका कमेंट मैंने देख लिया था, मैंने कहा इसलिए आपको मैं बता दूं, बापूजी हृदय सुधा भी ले रहे हैं। मेरे से डॉक्टर, पूछे। हाँ जी, नहीं नहीं, मैंने जवाब दे दिया उन्हीं को कमेंट में जिन्होंने बोला था। शायद ठीक है, क्योंकि ठीक है। आपने बताया था तो वो मिस कर गए हाँ थे। जी, हाँ जी, वो ले रहे हैं हृदय सुधा हमारे कितने और दिन रुकना अच्छा रहेगा बापूजी के लिए आरोग्य में, आप दोनों लोगों के हिसाब से? मेरे हिसाब से कम 3 से 4 हफ्ते बापूजी को तो रुकना चाहिए। और इस दौरान बापूजी का हीमोग्लोबिन हम जितना ऊपर ला सकते हैं उतना बढ़िया है। एक चीज ध्यान देने योग्य ये है कि जब जब बापूजी का हीमोग्लोबिन 10 से नीचे गया है, तो बापूजी की हृदय की जो पीड़ा है और सांस चढ़ने की जो मात्रा है वो बढ़ गई है। और उसका मेडिकल लैंग्वेज में सीधा गणित है। हीमोग्लोबिन एक ऐसी केमिकल है हमारे ब्लड में जो
ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो हार्ट के पेशेंट में 9 से ऊपर या 9 के आसपास इसका लेवल होना चाहिए। तो रक्त स्राव के कारण या किसी और कारण से जब जब भी ये नीचे आया है तो बापूजी को हृदय की जो दर्द है वो बढ़ गई है, ऐसा हमने देखा है और ये मेडिकली इसका सीधा गणित बैठता है। तो अगर हम कोशिश करें कि जैसे डॉक्टर ठाकुर ने भी बताया कि B12 दे रहे हैं खाने में, जो हमारे आयुर्वेदाचार्य जो भोजन भेज रहे हैं उसमें चुकंदर, मशरूम, जिन भी चीज़ों से आयरन बढ़ता है जैसे किशमिश है, तो वो सब चीज़ गुरुदेव के खाने में रहेंगी। तो मुझे लगता है 3-4 हफ्ते में बापूजी का हीमोग्लोबिन अगर 11-12 तक आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत नॉर्मल हीमोग्लोबिन 13-14 के आसपास होना चाहिए, पर अगर बापूजी का हीमोग्लोबिन 12 से ऊपर आ जाता है तो अति उत्तम, अति उत्तम। बाकी 10 के आसपास तो रहना ही चाहिए। तो ये मुझे लगता है 3-4 हफ्ते रहें तो बापूजी के स्वास्थ्य में एक तो हमें ये भी पता लग जाए कि दवाइयां बापूजी सभी ले रहे हैं, और जो बापूजी का ब्लड प्रेशर और वातावरण और खान पान की भी सभी जो प्रक्रियाएं हैं वो अच्छे से हो जाएंगी। डॉक्टर साहब स्क्रीन पे देखेगा कि ये ECEP, ये EECP क्या है मुझे नहीं पता, इसका क्या है, ट्रीटमेंट क्यों नहीं लिया जा रहा है, क्या होता देखिए है ये और क्यों? जी। जो ECP है ये एक बेसिकली ट्रीटमेंट हम यूज करते हैं रिफ्रैक्टरी एंजाइना में। तो रिफ्रैक्टरी का मतलब है जो आपकी एलोपैथिक दवाइयों, आयुर्वेदिक दवाइयों से हृदय का जो दर्द है वो जब ठीक नहीं होता तो हम उसको रिफ्रैक्टरी एंजाइना बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि आपकी जो पाँव में हमारे मांसपेशियां होती हैं जो कि बहुत स्ट्रांग होती हैं, और हमारे हृदय से जब ब्लड पंप करते हैं तो काफी हिस्सा हमारे पाँव में चला जाता है। तो इस प्रक्रिया में या इस टेस्ट में क्या करते हैं कि जो पाँव की पसलियां हैं उसको दबाया जाता है डायास्टोल में। तो डायास्टोल क्या है, अब अगेन मैं थोड़ा सा मेडिकल लैंग्वेज यूज कर रहा हूं इधर। हमारा हृदय जब पंप करता है उसको हम सिस्टोल बोलते हैं, और जब वो रिलैक्स करता है तो हम उसको डायास्टोल बोलते हैं। तो डायास्टोल के अंदर इसको दबाया जाता है, इससे हृदय में आने वाले ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है, और हृदय में जब ब्लड की मात्रा बढ़ जाएगी तो हृदय को जो ब्लड मिलता है वो भी बढ़ जाता है। तो इसको वेस्टर्न कंट्रीज में और इंडिया में भी इसको यूज किया जाता है। पर बापूजी के केस में क्योंकि स्टेनोसिस फिक्स्ड है, जो आपकी ब्लॉकेज है वो फिक्स्ड है, इसका इतना ज्यादा प्रभाव मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। तो पर इसको और इसके अपने साइड इफेक्ट भी रहते हैं, और इसको करने के लिए विशेष आपको एक हॉस्पिटल में जाके कराना पड़ता है। जेल में या आरोग्य में इसको करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि इसमें मॉनिटर भी करते हैं ECG। तो ये एक अच्छी टेक्निक है, पर गुरुदेव के केस में अभी मेरे हिसाब से इसका करना कोई खास लाभ नहीं देगा। ठाकुर साहब एक कमेंट आप ये देख ही रहे होंगे, इसमें एक और मैं बात जोड़ता हूँ। अफवाह फैलाई जा रही है कि बापूजी की वर्तमान परिस्थिति के लिए, मेडिकल कंडीशन के लिए संचालक और वैद्य जिम्मेदार है। नहीं, देखिए जो कंडीशन है, तो ये जो हार्ट वाली कंडीशन है वो धीरे धीरे टाइम के साथ में बढ़ी है, और सभी लोग अपने जो भी चिकित्सा विधा है उसके हिसाब से सर्वश्रेष्ठ करने की लगातार कोशिश करते हैं, और पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश करते हैं। जो कंडीशन है वो समय के साथ में, मतलब मैं कई बार जोधपुर आया हूँ और बार बार जो भी ऑनलाइन मीटिंग्स है उसमें भी शामिल रहता हूँ, तो सभी लोग डिस्कशंस भी करते हैं और अपनी अपनी विधा के हिसाब से, यानी अपनी अपनी विधि के हिसाब से बेस्ट कोशिश करते हैं। आश्रम के हमारे जो भाई हैं, जो मैनेजमेंट देखते हैं, वो भी पूरा सहयोग करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। आप भी जानते हैं कि हर कंडीशन अपने हाथ में नहीं होती है। हमारा काम है कि हमारे हिस्से में जो सेवा है उसे अच्छे से करें, और वो सभी लोग कर रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और है कि अभी मुझे सुनने में आया है कि कोई स्पेशल गैस्ट्रोनोलॉजिस्ट भी, इनसे भी आप लोगों ने सलाह ली है बापूजी को लेके। जी, अभी जो वर्तमान स्थिति है तो उसमें एक पेट रोग विशेषज्ञ से भी सलाह ली गई थी, और उनसे जब बात हुई तो उन्होंने भी जो जांच, स्टूल की जांच करने का बोला था, और सारी रिपोर्ट के बाद में उनको ऐसा लग रहा था कि अभी कोई ज़्यादा रक्तस्राव नहीं है, ऐसा उनको संभावना लग रही थी। तो इसीलिए अभी उन्होंने ये स्टूल की जांच का बोला था, और लगभग उनका जो अंदाजा था वो स्टूल की जांच से कुछ हद तक सही दिख रहा है। आगे और भी जो स्थिति है उसके हिसाब से पता चलेगा।
आप एक आखिरी सवाल ले लेते हैं, खुशबू बहन का है। ये हार्ट की प्रॉब्लम बढ़ क्यों गई, जैसा अभी आपने बोला धीरे धीरे बढ़ी क्यों, ये क्या इलाज नहीं चल रहा था क्या पहले से? जी, बेसिकली एक जो चीज़ होती है उसको हम लोग बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो हर व्यक्ति जब से पैदा होता है उसके शरीर में जो नसें होती है वो धीरे धीरे सिकुड़ती है, उसी प्रक्रिया को एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, और उम्र के साथ वो बढ़ती है। कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो एथेरोस्क्लेरोसिस है इसकी रफ्तार बढ़ जाती है। जैसे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर बढ़ जाए तो ये ज़्यादा तेज़ी से होता है। एक व्यक्ति में अगर तनाव बहुत ज़्यादा रहता है तो भी ये ज़्यादा तेज़ी से होता है। किसी व्यक्ति को जैसे डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स में ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो ऐसे कई सारे कारण होते हैं जिसमें कि ये तकलीफ धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो निश्चित रूप से ये एथेरोस्क्लेरोसिस एक प्राकृतिक बढ़ने वाली तकलीफ है और एजिंग की एक प्रक्रिया का हिस्सा ही है एजिंग हमारे के शरीर कारण में ही है देखिए। हिस्सा है। जी जी डॉक्टर अनुभव, आपके लिए सवाल है कमेंट में, शायद ये मिस कर गए, इसका जवाब दे दीजिए। हाँ जी, इस पे सवाल है कि प्रभु जी स्टेंट डालना ये एज के हिसाब से सही होगा क्या, कृपया बताइए। तो स्टेंट डालना बापूजी के एज में, अगर बापूजी का किडनी फंक्शन सही है और अगर ये लाइफ सेविंग है तो ये बिल्कुल सही है। मेडिकल साइंस में जब भी हम कोई निर्णय लेते हैं तो हम उस चीज के रिस्क्स, क्या उसके फायदे हैं क्या नुकसान है, उसको हम अच्छे से देखते हैं। तो बापूजी के केस में क्योंकि ये हृदय से संबंध रखता है और ये उनको उनके दैनिक, उनके जो लाइफस्टाइल है, उनकी दैनिक जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उस पर कितना सिग्निफिकेंट प्रभाव डाल रहा है, तो मेरे हिसाब से इसको डालना बिल्कुल सही होगा। उसमें कोई कॉम्प्लिकेशन, इसमें कॉम्प्लिकेशन रिस्क यही है कि किडनीज पे थोड़ा सा असर पड़ सकता है, पर बापूजी का किडनी फंक्शन बिल्कुल सही है। और हमने ये देखा है कि पहले जब बापूजी की एंजियोग्राफी हुई थी उसके बाद भी बापूजी का किडनी फंक्शन पूरी तरह रिकवर होकर ठीक आ गया था। तो इसमें डॉक्टर साहब, सर्जरी की ब्लड चढ़ा तरह। है क्या अभी? फिर से एक सवाल आया है। हाँ जी, अभी बापूजी को 2 यूनिट ब्लड चढ़ा था हम्म। और जी उसके ठीक। बाद जैसे कि बताया गया बापूजी का हीमोग्लोबिन अब 11 के आसपास है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि डॉक्टर जो भी डॉक्टर बापूजी के पास मिलने गए, पूरे पैनल मिलने गया बापूजी से, और जो भी सुझाव थे, जो भी आयुर्वेदाचार्य थे, उन्होंने माधव बाग चल के ट्रीटमेंट का बापूजी के सामने प्रस्ताव रखा, अनुरोध किया। जो मेडिकल टीम के एलोपैथ के डॉक्टर थे उन्होंने अपना भी प्रस्ताव रखा स्टंट डालने का। तो जो भी है अंतिम निर्णय पूज्य बापूजी का होगा, क्योंकि सारे डिसीजन अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने इलाज को लेके बापूजी ही लेते हैं। जैसा अभी डॉक्टर ठाकुर ने बताया कि गार्ड 3 दिन की कटी थी, आज बापूजी से प्रार्थना की गई कि बापूजी आपको भी यहाँ और दिन रहना होगा जिससे जल्दी से जल्दी आपका उपचार हो सके और आप शीघ्र स्वास्थ्य लाभ ले सकें, ये भी प्रार्थना रखी गई है। तो ये अफवाहों पे ध्यान ना दे कि आश्रम वाले बापूजी को सिर्फ 3 दिन के लिए लेके आए, नहीं। कुछ नियम होते हैं जेल से आने पे, कितने दिन की गार्ड कटी है, फिर कितने दिन की बढ़ाई जाए, इस तरह से नियम, ये प्रोसेस होता है। इसलिए जो लोग अफवाह फैलाते हैं अलग अलग ग्रुपों में कि आश्रम वाले नहीं रहना देना चाहते आरोग्य में, तो इन अफवाहों से आप थोड़ा दूर रहें। इसीलिए हमने आज लाइव किया और डॉक्टर ठाकुर ने एग्जैक्ट जो लीगल टर्म था वही बता दिया कि गार्ड 3 दिन की कटी थी, फिर उसको एक्सटेंड कराया जाएगा प्रार्थना करके। तो अफवाहों से सावधान है हर तरह से। हाँ, एक और टर्म कई लोगों ने यूज किया जो मुझे पता चला, अभी व्हाट्सएप पे भेजा है कि कोई राहुल जोशी हैं जो हमारे साथ एक बार लाइव आए थे, जो प्रूफ हो चुका था दिमागी जो उनका माला ऊपर वाला खाली है, उन्होंने एक नया टर्म यूज किया है कि मेडिकली मर्डर हो रहा है बापूजी का। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहें। जो भी बापूजी के लिए उचित और सर्वश्रेष्ठ सॉल्यूशन है उनके इलाज का, उसको बापूजी को सुझाव दिया जा रहा है। जैसे कि आपने सुना होगा, यूएस से डॉक्टर अनुभव आए हैं और इंदौर से डॉक्टर ठाकुर गए, और इन्होंने पूरा एक डेमोन्स्ट्रेट करके पूरा बापूजी को एक्सप्लेन किया कि कैसे स्टंट पड़ेगा। और जो आयुर्वेदाचार्य थे उन्होंने माधव बाग की चलने की सलाह दी कि बापूजी माधव बाग चल के भी इसका इलाज हो सकता है। तो जो भी निर्णय है वो अंतिम निर्णय बापूजी लेंगे। इस तरह से राहुल जोशी जैसे और जो भी इनके जैसे जो भ्रामक खबरें फैलाते हैं, बहुत सारे लोग हैं अलग अलग ग्रुप्स में, तो इन लोगों से थोड़ा दूर रहिए, और दूर रह के ही आप अफवाहों से दूर रहेंगे और भ्रमित नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। आज हमारे साथ डॉक्टर अशोक जुड़े, डॉक्टर अनुभव जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सारे सवालों के जवाब मिले होंगे।